अब तक हमने जाना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, क्या थी, उसकी हायरार्की क्या है, कैसे काम करती थी, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान ली। आगे हम उसके और डिटेल में जानेंगे। बट आज शुरू करते हैं जे कृष्णमूर्ति का जन्म। जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ सन 1895, 12 मई की रात 12:30 बजे। वो अपनी माँ के 8वीं संतान थे। 8वीं संतान होने की वजह से उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण भी अपनी माँ की 8वीं संतान थे। तो ये था उनके नाम का रहस्य। लेकिन जन्म से ही वो बड़े दुबले पतले थे और उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था उन्हें। कोई चींटी देखी तो उसके पीछे लग लिए, बहुत बारीकी से उसे देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसे देख रहे हैं। क्लास में बैठे हैं तो क्लास के बाहर देखे जा रहे हैं। न पढ़ाई से कोई सरोकार, न दुनियादारी से कोई सरोकार। अपनी दुनिया में एकदम मस्त, जैसे एकदम खाली। वहीं उनके छोटे भाई जो उनसे 3 साल छोटे थे, नित्यानंद, वो बहुत शार्प थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे। लेकिन दोनों भाई के बीच बड़ा गहरा रिश्ता था जो आगे भी चलता रहा। तो इस तरह जे कृष्णमूर्ति का बचपना धीरे धीरे गुजरने लगा। जे कृष्णमूर्ति की माता जी का नाम सज्जीव अम्मा था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो साइकिक थी। उनको जो लोग मर गए हैं वो दिखते थे। और जे कृष्णमूर्ति को भी ऐसा होता था कि उनको भी चीज़ें दिखती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी। बाद में उन्होंने ये बातें मेंशन की अपनी ऑटोबायोग्राफी में, और वो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पूरी नहीं की, तो उस पर भी आएंगे जब उन्होंने वो लिखनी शुरू की थी। उनके पिताजी एक बहुत ही माइनर सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश राज में। तो चूँकि फैमिली बहुत बड़ी थी, ये खुद ही 8वें बच्चे थे, 9वें भाई इनके नित्यानंद जी थे। तो धीरे धीरे किसी तरह गुजारा चल रहा था। और एक ब्राह्मण फैमिली में होने की वजह से उनका 6 वर्ष में उपनयन संस्कार किया गया। फिर वो स्कूल भी गए। स्कूल में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही वीक स्टूडेंट माने जाते थे। शारीरिक रूप से भी बहुत दुर्बल थे। एक एक साल उनकी पढ़ाई लॉस हो जाती थी क्योंकि वो बहुत दुर्बल थे। शरीर में अकड़ जाता था शरीर, नाक से खून बहना, मुंह से खून बहना, तो ये चीज़ें लगी रहती थी। और अटेंशन की बात तो हम जान ही चुके हैं कि टीचर्स की शिकायत ही हमेशा रहती थी कि ये बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हालांकि वो जहाँ फोकस करते थे नेचर में, चीज़ों को देखना, वो वहीं पे खो जाते थे। तो मोटा मोटा उनका ये बचपना था, उनका ये प्रारूप था। पहला जो अहम घटना हुई जे कृष्णमूर्ति के जीवन में सन 1905 में हुई, जब उनकी माता का देहांत हो गया। वो अपनी माता के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे। उनकी मौत ने उन्हें तोड़ सा दिया, बहुत ही विरक्त सा कर दिया। हालांकि उनकी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी आयु में माँ का दूर हो जाना एक अपार पीड़ा से कम नहीं था। और फिर उनके पिताजी भी रिटायर हो गए। और उनके पिताजी के साथ ये था कि वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। चूँकि रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन बहुत कम हो गई, तो उन्होंने एनी बेसेंट को पत्र लिखा कि मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी में कोई काम दे दीजिए। एनी बेसेंट ने उनको नकार दिया, ये सोचकर कि उनकी बहुत बड़ी फैमिली है और थियोसॉफिकल सोसाइटी के कैंपस को थोड़ा सा शोरगुल कर देगी, इसलिए उन्हें डिनाई कर दिया। फिर कई बार पत्र लिखने के बाद फाइनली एनी बेसेंट मान गई और ये अपने फैमिली के साथ आद्यार शिफ्ट हो गए। वहीं कैंपस के बाहर एक रूम लेके अपने बच्चों को, अपनी बहन को सुपुर्द करके उनका ख्याल रखती थी उनकी बहन। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने लगे। वहीं कृष्णा और नित्यानंद जी को स्कूल भी भेजा जाने लगा। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। हालांकि स्कूल में टीचर्स का
रवैया उनके लिए बड़ा रूखा रहता था, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई क्या चल रही है। उनका दिमाग हमेशा नेचर में लगा रहता, बाहर ही लगा रहता, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे उनका जीवन उसी पटरी पे चलने लगा। ये लोग फिर आद्यार शिफ्ट हो गए। वहीं आद्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी में लीड बीटर भी थे। एक दिन लीड बीटर अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने गए, वहीं बीच पे तैरने और नहाने गए थे, क्योंकि बीच के बगल में ही उनका बंगलो हुआ करता था, तो अक्सर वहाँ आया जाया करते थे। वहीं उन्होंने देखा कि कृष्णमूर्ति अपने भाई नित्यानंद जी के साथ टहल रहे हैं। तो पहली बार जैसे ही लीड बीटर ने कृष्णमूर्ति जी को देखा, उनको ये समझ में आ गया कि इस बच्चे की ऑरा बहुत ज़्यादा पवित्र है। लीड बीटर की एक खासियत थी कि वो किसी की भी ऑरा को पहचान लेते थे। ये लोग मानते हैं, हालांकि ये बात कई जगह प्रमाणित की जाती है, कि लीड बीटर लोगों की ऑरा समझ जाते थे। तो लोगों ने, कई लोग जो जानते थे कृष्णमूर्ति जी और नित्यानंद जी को, उन्होंने कहा नहीं, आपसे गलती हुई है, आपने नित्यानंद जी को देखा होगा कि उनकी ऑरा बड़ी औसम है। लीड बीटर ने कहा नहीं, वो कृष्णा जी ही हैं। और ठीक उसी समय ये लोग विश्व गुरु लाने की बात कर रहे थे। फिर लीड बीटर ने एनी बेसेंट को पत्र लिखा कि मुझे लगता है मुझे विश्व गुरु का वैसल मिल गया है कृष्णमूर्ति जी में। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे कृष्णमूर्ति जी और उनके भाई को थियोसॉफिकल सोसाइटी में इंक्लूड किया, उन्हें ग्रूम करना शुरू किया, अपने ही संरक्षण में उन्हें शिक्षा देनी शुरू कर दी। उन्हें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी, तो धीरे धीरे उनकी इंग्लिश की शिक्षा दी जाने लगी। हालांकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था कभी कभी, उनके लेटर्स से पता चलता है लीड बीटर के, बहुत रेशियल भाव भी रखते थे। लेकिन फिर भी वो ये मानते थे कि कृष्णमूर्ति जी ही आने वाली विश्व गुरु के वैसल हैं। उनका ये मानना था कि यूरोपियन कल्चर, जो इंग्लैंड के कल्चर हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं और इंडियन कल्चर थोड़े बेकार हैं। तो उन्हें छुरी कांटे से खाना खाना ये सब सिखाया जाने लगा। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, मतलब शुद्ध शाकाहार देते थे, चूँकि वो खुद एक वैसल थे। वो लोग ये मानते थे कि कृष्णमूर्ति एक वैसल हैं, तो उनकी ग्रूमिंग भी वैसे वैसे होने लगी। हालांकि ग्रूमिंग बहुत हार्ड थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। कहा जाता है कि 40-40 किलोमीटर साइकिल, किलोमीटर नहीं, माइल्स साइकिल चलाने को बोल दी जाती थी एक एक दिन में, चूँकि शारीरिक रूप से मजबूत रहें। उन्हें एक वैसल तैयार करना था, एक ऐसा शरीर तैयार करना था जो विश्व गुरु कहलाने लायक हो जाए, जिसकी ग्रूमिंग जो है वेस्टर्न कल्चर में हुई हो। तो वो उसके पीछे लग गए। फिर एनी बेसेंट कृष्णमूर्ति जी से मिली। फिर एनी बेसेंट बनारस गई अपने मास्टर्स से बात करने। उस समय बनारस में विशुद्धानंद जी महाराज एक बहुत बड़े रिनाउंड तांत्रिक हुआ करते थे, वो उनके संपर्क में भी थी। तो ये माना जाता है कि जो उनके मास्टर, हाई ऑर्डर के मास्टर थे, मैत्रेय, महाचौहान, बुद्ध और सनत कुमार भी, सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की सनत कुमार की हुआ करती थी। मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये लोग कौन थे। उनसे संपर्क करने, उनका स्वीकृति लेने की क्या कृष्णा जी ही नए वैसल हैं, वो उन्होंने विज़िट किया बनारस, विशुद्धानंद जी से मिली, वहाँ उनको स्वीकृति मिली और फिर वो उनका इनिशिएशन प्रोसेस शुरू करने को कहा। इनिशिएशन प्रोसेस मतलब कि अब उनको तैयार, मतलब पूरी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए। मास्टर्स यानी कि जो सूक्ष्म शरीर में उपस्थित थे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। सूक्ष्म शरीर ऐसा मोटा मोटा ये जान लीजिए कि मास्टर्स की आत्माएं विज़िट करती थी। उनका एक आत्मरूप शरीर होता था जो बात कर सकता था आपकी आत्मरूप शरीर से, यानी कि मैं अपने शरीर से बाहर आकर शरीर को यहीं छोड़ दूं, मेरी चेतना बाहर आ जाए एक सूक्ष्म शरीर के रूप में, और फिर किसी सूक्ष्म शरीर से वार्तालाप करे। तो ऐसा इनिशिएशन कि उनसे उन्हें मिलाया जाए और उनके ब्रदरहुड यानी उनके संगठन में उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए।
तो ये इनिशिएशन की बात चलने लगी। 4-5 महीना बीत चुका था कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी में आए हुए। एनी बेसेंट ने नारायणा से बात करके, नारायणा जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के पिताजी, उनसे बात करके जिद्दू कृष्णमूर्ति की कस्टडी अपने पास ले ली। उसके पीछे वजह थी कि ये लोग नहीं चाहते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो टॉप लीडरशिप थी वो ये नहीं चाहती थी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी फैमिली से मिलें, क्योंकि फिर उनकी ग्रूमिंग में दिक्कत आती। वो ये चाहते थे कि वो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपना लें, पूरी तरह एक जेंटलमैन की तरह हो जाएं, तो जो वैसल आए वो सबसे बात करने में सक्षम हो पाए। उनका ये नज़रिया था। तो इस तरह चीज़ें चलती रहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी में इंक्लूड किया गया, हालांकि वहाँ उनका जीवन बहुत ही अच्छा नहीं था। वो बहुत ही कोमल हृदय के थे। कोमल हृदय मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही दुनिया से निराले थे। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अगर आप कहेंगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाते थे, अगर आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते थे। एक बार उन्होंने कहा है कि उनकी आदत थी वो मुंह खोल के खड़े रहते थे, ऐसे देखते रहते थे। तो लीड बीटर ने उन्हें बहुत कस के झापड़ मारा। हालांकि उनको बहुत पीड़ा हुई इस बात पे कि इस वजह से कौन किसी को झापड़ मारता है। उन्होंने लिखा भी है कि उस दिन के बाद से वो मेरे दोस्त नहीं रहे। लीड बीटर के जीवन के साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे हम जानेंगे। होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति का बचपना कैसा था। आपको एक एसेंस मिल गया होगा कि बचपना सबका थोड़ा अलग होता है, बच्चे हर तरह के होते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत ही वीक चाइल्ड माने जाते थे, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से। कुछ ये था उनका बचपना। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो 1895 से लेकर 1913 तक की है, जब तक वो ब्रिटेन नहीं चले गए। ब्रिटेन जाने की कहानी भी यही थी कि वो उनकी फैमिली से उन्हें दूर करना चाहते थे, उनके इन्फ्लुएंस से उन्हें दूर करना चाहते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले। इसीलिए उन्हें उनकी कस्टडी लेके उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में उनकी कस्टडी को लेकर उनके पिताजी नारायणा ने कई लीगल लड़ाइयाँ लड़ी। पहले लोअर कोर्ट में, फिर हायर कोर्ट में, फिर प्रीवी काउंसिल में भी गए। तो 2 कोर्ट में तो वो जीते, लेकिन प्रीवी काउंसिल में एनी बेसेंट जीत गई। तो भाई कुछ तो इन लोग का रुतबा था जो इस लेवल पे भी जाके वो केसेस जीत जाते थे। तो मैंने 1895 से 1913 तक की बातें आपको बताई। होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लिख सकते हैं मुझे। आगे शुरू करेंगे कि उनका इंग्लैंड में क्या हो रहा था, और उसी दौरान विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस विश्व युद्ध के दौरान उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, फिर आगे क्या क्या हुआ, उनको कैसे दुनिया के आगे लाया गया, हम ये सारी बातें जानेंगे। ऑक्सफोर्ड की कहानी भी जानेंगे। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।